So by this time we have already discussed about some very important reactions of salts. Initially we discussed about the chloralkali process, in which we see that how the hydrogen gas and the chlorine gas and the caustic soda, that is sodium hydroxide, are prepared and what are the uses they have. Then after that we discussed about the baking soda and washing soda, sodium bicarbonate and then ultimately sodium carbonate. So now two important topics are left. One is water of crystallization, the other is plaster of Paris, which are very important from your examination point of view. From today, or actually today, we will try to discuss both of them, because दोनों बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऐसी कोई खास बात है नहीं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों से 3 मार्क का क्वेश्चन कम से कम बनता है. तो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक वर्ड का जो मतलब है, हम पहले भी एक्चुअली थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, कि जब हम सॉल्ट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, या सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, या मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, या कॉपर सल्फेट है CuSO4, या आयरन सल्फेट है फेरस सल्फेट जिसको हम बोलते हैं FeSO4, हाँ, या कैल्शियम सल्फेट है CaSO4. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स. सिंपल एक बात समझें कि सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम सॉल्ट की फॉर्मूला यूनिट भी बोल सकते हैं. हाँ, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स की जो जैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, हमने 9th क्लास में सीखा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस में एक सिंगल मॉलिक्यूल होने के बजाय आयंस होते हैं, तो हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं. इसीलिए हम उनका फार्मूला यूनिट मास निकालते थे मॉलिक्यूलर मास के बजाय. आपको याद होगा, अगर आपने चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 9th क्लास में ठीक से पढ़ा है तो आपको ये बात ज़रूर याद होगी. तो आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कह लें या फार्मूला यूनिट बोल दें, एक ही बात है. ठीक, अब यहाँ से हमारी बात शुरू होती है कि देयर आर सम सॉल्ट्स जिनके एक फार्मूला यूनिट के साथ, सिंगल फार्मूला यूनिट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं. जैसे कॉपर सल्फेट के साथ देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड. दे आर फिजिकली एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल, मतलब कि एक सिंगल फार्मूला यूनिट के साथ में अटैच्ड है 5 H2O एंड FeSO4 में 7 H2O, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 H2O, सोडियम कार्बोनेट हमने वॉशिंग सोडा में देखा था 10 H2O. ठीक है, तो these are the water of crystallization. These water molecules which are physically associated with a single formula unit of a salt are called as water of crystallization. ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि इसके साथ में वाटर एसोसिएटेड है तो क्या ये वेट हैं? हाँ, क्या ये गीले होने चाहिए छूने में? ऐसी बात नहीं है. These water of crystallization molecules are responsible for the physical properties of crystals, specifically the shape and color. यानी अगर अब शेप तो क्या है कि सॉल्ट में आपको क्या पता चलता है, अगर आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट पकड़ा अपने हाथ में ऐसे, तो आप उसका कोई बहुत शेप थोड़ी देखोगे कि ये हेक्सागोनल है कि पेंटागोनल है. देखते हो क्या? आपको तो उसे यूज़ करना है आपके फूड में डाल के, तो आप उसका शेप बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर रहे, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट चाहे कॉपर सल्फेट कुछ भी हो, कोई हमें नहीं फ़र्क पड़ता उसके शेप से तो. लेकिन हाँ, कलर जो है वो हमको एकदम से अफेक्ट करता है, स्ट्राइक करता है कि अच्छा आपको पता है कि जो आप सॉल्ट यूज़ करते हो, जो एडिबल सॉल्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, अगर अचानक वो ब्लू कलर का हो जाए तो आप थोड़ी डालोगे अपने खाने में. आप सोचो पता नहीं क्या इसमें मिलावट है, कुछ गड़बड़ है. हाँ, कॉपर सल्फेट एक्चुअली ब्लू कलर का होता है, सोडियम कार्बोनेट एकदम
वाइट कलर का, शाइनी वाइट कलर का होता है। और हमने एक क्वेश्चन भी देखा था वॉशिंग सोडा वाले केस में कि व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर, इसका जो शाइन है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द पार्शियल रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम इट। 10H2O में से 9H2O रिमूव हो जाता है, तो इसकी अपीयरेंस डल हो जाती है। कॉपर सल्फेट 5H2O ब्लू कलर का है, तो इसका जो ब्लू कलर है वो इस 5H2O की वजह से है। फेरस सल्फेट 7H2O की वजह से इसका पेल ग्रीन कलर है। हाँ, जो भी प्रॉपर्टीज़ इन क्रिस्टल्स की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खास करके शेप एंड कलर, वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से एसोसिएटेड है। अगर हम इस सॉल्ट में से 5H2O, इस सॉल्ट में से 7H2O, इसमें से 10H2O या पार्शली इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दें, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिकली कलर पर एक रिमार्केबल, एक नोटेबल डिफरेंस पता चल जाएगा हमको। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ये वाले जो सॉल्ट्स हैं ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, ये दोनों हाइड्रेटेड सॉल्ट्स नहीं हैं। हाँ, इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। जिन सॉल्ट मॉलिक्यूल्स के साथ में, जिनकी फॉर्मूला यूनिट के साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड होता है, हम उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। सो दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अगर हम इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दें, तो दे विल लूज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिकली कलर। जो इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें हमारे सामने एक कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर हमें अब पता चल गया कि 5H2O यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड विद अ सिंगल फार्मूला यूनिट की वजह से है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एक बॉइलिंग ट्यूब में इस कॉपर सल्फेट को डाल के, बर्नर जला के, और इसमें से इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट के इम्पैक्ट से निकाल देंगे। और फिर हम देखेंगे कि व्हाट चेंज वी ऑब्जर्व और उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो लेट अस वॉच इट। हमारे पास में बर्नर है, बॉइलिंग ट्यूब है, हमने वाटर भी लिया हुआ है। वाटर क्यों लिया हुआ होगा ये देखने के लिए, जैसे पेट्री डिश है, तो हमने जो कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने के बाद जब उसका कलर गायब हो जाएगा, ब्लू कलर चला जाएगा, तो हम उसको पेट्री डिश में डाल के ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा पानी वापस डालेंगे, तो हम देखेंगे दैट दिस ब्लू कलर हैज़ रीअपीयर्ड। यानी वी विल प्रूव बाय एडिंग सम वाटर दैट द रीज़न बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वॉज वाटर ओनली। ठीक है, तो देखो हम इस बॉइलिंग ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल देते हैं और फिर उसको डायरेक्ट हीट देते हैं ऑन अ बंसन बर्नर। जब हम उसको इस तरह से गर्म करेंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे उसमें से वेपर्स निकलने लग जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी वॉल पे वेपर आ गए हैं। ड्रॉपलेट्स, वी कैन सी टाइनी ड्रॉपलेट्स on the walls of the boiling tube or walls of the test tube। धीरे धीरे इसका कलर उड़ता जाएगा। हाँ, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स क्यों दिख रही होंगी? क्योंकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो रहा है वो वेपर की फॉर्म में है पहले तो, लेकिन वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर नॉट एज हॉट एज द बॉटम ऑफ इट विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम, so they get condensed at the walls of the boiling tube. That is why we see some droplets on the walls of the boiling tube and gradually आप देखें कि हम उसका पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देते हैं और इस तरह का
ये वाइट कलर के क्रिस्टल आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। हाँ, ये वाइट कलर का जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा होगा, ये वाइट क्यों हो गया होगा? ये वाइट इसलिए हो गया है क्योंकि हमने इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका जो 5H2O एसोसिएटेड विद अ सिंगल फॉर्मूला यूनिट, वो उड़ा दिया, और ब्लू कलर वॉज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। आप देखो कि इसका जो क्रिस्टल जो था वो पहले अलग तरह का दिखता था, उसका शेप भी बदल गया होता है। हालांकि शेप उतना हमें समझ नहीं आता, लेकिन कलर बिल्कुल रिमार्केबली क्योंकि समझ में आता है। वी कैन सी दैट इफ दिस सॉल्ट, अब इसमें से क्या हो गया, वाटर आपने निकाल दिया, तो हम इसको अब बोलते हैं एनहाइड्रस। अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो गया, ये एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं हम इसको। एनहाइड्रस जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दिया गया हो। तो पहले ये था CuSO4.5H2O, तो हम कहते थे ये है हाइड्रेटेड। इस बात का याद रखना, क्वेश्चन आता है ना। दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और जब इसमें से आपने 5H2O रिमूव कर दिया तो बच गया CuSO4। ये ब्लू कलर का है और ये वाइट कलर का है। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाँ, 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, अगर आपको ये बात पता है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब देखें कि इसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा। हाँ, इन क्रिस्टल्स पे अगर हम पानी डाल दें, ये वाइट कलर का हो गया, इसका क्रिस्टल का शेप भी बदल गया, और हम इसमें पानी डाल देंगे तो हाउ विल इट चेंज इट्स कलर। देखो, इमीडिएटली अपॉन ड्रॉपिंग वाटर ऑन इट, इट्स कलर बिकम्स blue again. It regains its color because of the water added to it. ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट है। हाँ, इसको हम एक और वीडियो से देखते हैं। ये जो हमने अभी देखा उसमें हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट को हीट दिया तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। ड्राई कॉपर सल्फेट इज ग्रेइश वाइट। ड्राई कॉपर सल्फेट इज नाउ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। पहले वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था, अब हमने उसका वाटर निकाल दिया तो वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो गया, विच इज ग्रेइश वाइट। तो हमने उसको हीट दिया, जैसा आपने अभी देखा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। ऑब्जर्वेशन क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये सब बातें आपको ऑब्जर्वेशन से एसोसिएटेड हमेशा केमिस्ट्री में याद रखनी है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। वी कॉल इट कॉपर सल्फेट। 5 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंटा, तो इसको लिखते हैं पेंटा हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर। कॉपर सल्फेट जिसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट .5H2O इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मतलब 5। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर एंड, ये मतलब क्या हो गया, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप एंड कलर ऑफ द सॉल्ट। कॉपर सल्फेट 5H2O हीट किया, कॉपर सल्फेट बन गया, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस हो गया। फेरस सल्फेट पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट है और उसका पेल ग्रीन कलर इन 7H2O की वजह से है। ये 7H2O मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी वजह से इसका नाम हम रखते हैं फेरस सल्फेट
हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, और हाइड्रेट मतलब वाटर। हाँ, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज हाइड्रेटेड, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, और फिर हम इसको भी हीट करते हैं तो इसका भी 7H2O निकल जाता है, इसके भी वॉल्स पर वाटर ऑफ ड्रॉपलेट्स दिखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कंडेंसेशन की वजह से, जो वेपर होते हैं उनके कंडेंसेशन की वजह से, और फेरस सल्फेट जो होता है वो वाइट कलर का होता है, अपना कलर छोड़ देता है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन चैप्टर में, दैट वाज चैप्टर नंबर 1, और हमने देखा था कि उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें पहली ऑब्जर्वेशन यही थी कि बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज। और तब भी हमने कहा था कि हम इसके बारे में बाद में जब एसिड बेसिस पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि 7H2O इज रिमूव्ड व्हेन इट इज हीटेड, FeSO4.7H2O when it is heated 7H2O is removed. After that FeSO4 is heated and broken down into Fe2O3 reddish brown substance plus SO2 and SO3 gases which results into suffocating smell of burning sulfur। आपको याद आ गया है, जो लोग रेगुलरली टच में हैं उनको 100% याद हो गया होगा, और मैंने कहा था वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप दोनों बातों को एसोसिएट कर लें, ठीक है। वहाँ भी ये एक्सपेरिमेंट था, यहाँ भी ये एक्सपेरिमेंट है, और आप ध्यान रखें कि अब हमने जो फेरस सल्फेट बना दिया है 7H2O निकालने के बाद, वो फेरस सल्फेट एनहाइड्रस है, पहले वो हाइड्रेटेड था। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं आराम से। इसको इसी तरह से एग्जांपल लिया जाता है जिप्सम का। जिप्सम हमने लिखा है CaSO4, हाँ, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O। तो इसको जिप्सम इसका जेनरिक नेम है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब सबको पता है डाई मतलब 2 होता है, हाइड्रेट मतलब वाटर होता है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का मतलब समझ में आ गया। या इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देना या पार्शियली रिमूव कर देना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस का है। हम उसी को देखते हैं कि अगर जिप्सम को हम कंट्रोल्ड हीट देते हैं, CaSO4.2H2O या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को अगर हम कंट्रोल्ड हीट देते हैं, यानी कि टेम्परेचर को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देते, तो पार्शियल रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। आउट ऑफ 2H2O 1.5 H2O रिमूव हो जाता है, और ये जो बनता है इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। हाफ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेमी, हाँ, तो हेमी हाइड्रेट। हमारे ग्लोब को अगर हम स्फेरिकल माने तो उसका आधा स्फेयर हेमीस्फेयर कहलाता है, पता है ना आपको, हाँ, नदर्न हेमीस्फेयर, सदर्न हेमीस्फेयर। तो हेमी का मतलब होता है आधा, आधा स्फेयर। वैसे ये आधा H2O वाटर का आधा मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, हाँ, हाफ मॉलिक्यूल इज़ नॉट पॉसिबल। मॉलिक्यूल्स और एटम्स हमेशा यूनिट्स में ही होते हैं। फिर हमने आधा क्यों लिखा है यहाँ पे? इसलिए लिखा है क्योंकि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो एक के हिस्से आधा आया, उस हिसाब से लिखा है हमने। एक्चुअली तो ये कैल्शियम सल्फेट H2O, 2 कैल्शियम सल्फेट एक H2O के साथ में एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये है।
ठीक है, तो ये केवल लिखने के लिए लिखी गई बात है। एक्चुअली आधा मॉलिक्यूल नहीं होता, 1.5 मॉलिक्यूल भी नहीं होता। मॉलिक्यूल्स हमेशा यूनिट्स में ही हो सकते हैं, 1 2 3 होल नंबर्स में ही हो सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का तरीका सीख लिया आपने कि जब जिप्सम को, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को कंट्रोल्ड हीट देते हैं 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं, वी डोंट अलाउ द टेम्परेचर टू राइज अबव दैट, तो ऐसा हो जाता है, POP बन जाता है। ये एक ऐसा सॉलिड है वाइट कलर का जो कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है कि जैसे इसमें पानी मिलाते हैं, इसका पेस्ट बनाते हैं, तो वो पेस्ट ड्राई होके एकदम हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा। तो ये बड़े काम का हमारे सब्सटेंस है POP, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आता है, हाँ, हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काम आता है। आपकी वॉल्स जब नई नई बनती हैं, ब्रिक से बनती हैं, उसके ऊपर सीमेंट लगा करके प्लास्टर किया जाता है, फिर उसके ऊपर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट किया जाता है, जिससे कि वो प्लेन हो जाए एकदम, और फिर उसके ऊपर आप पेंट कर सको। अगर आप डायरेक्ट सीमेंट के ऊपर पेंट करोगे तो सीमेंट जो है वो पोरस होता है, वो आपके पेंट को एब्जॉर्ब कर देगा और फिर पेंट उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा जितना आप चाहते हो। तो आपके इंटीरियर वॉल्स को POP से प्लेन किया जाता है। POP के अलावा एक और चीज़ होती है जिसको आपने सुना होगा, वॉल पुट्टी, हाँ, JK वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी, है ना, ऐड आता है ना एक टीवी पे, वो वॉल पुट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों में से एक चीज़ यूज़ की जाती है इसमें। उसके अलावा दिस इज़ यूज्ड इन मेडिसिनल प्लास्टर। हमारा जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, फ्रैक्चर्ड बोन के प्लास्टर में इसको यूज़ किया जाता है। इसको कैसे यूज़ करेंगे? अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ हो तो उसको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चल गया होगा, या आपके किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली फ्रेंड को, किसी को भी फैमिली मेम्बर को, किसी को भी अगर ऐसा फ्रैक्चर हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको पता होगा कि प्लास्टर कैसा दिखता है, एकदम हार्ड होता है। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि बोन जो है वो जब टूट जाती है तो जो हमारे ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं वो उनको जोड़ते हैं इस तरह से कि जो बोन्स हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाएं, जैसी वो पहले थी बिफोर गेटिंग ब्रोकन, उससे वो वैसी उस पोजीशन पे रख देते हैं। दे नो कि हाउ टू डू इट। और जब ऐसा कर देते हैं तो एक बोन के टूटे हुए हिस्से से कुछ लिक्विड निकलता है, आप ऐसा समझ लें, और वो धीरे धीरे करके हार्ड हो जाता है और बोन वापस जुड़ जाती है। अगर डॉक्टर ये ना करें तो बोन फिर भी जुड़ जाएगी, लेकिन फिर हाथ टेढ़ा हो जाएगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा, वो जैसा है वैसा का वैसा जुड़ जाएगा। तो उसको सीधा करना ज़रूरी है, उसे सीधा करके फिर उसके ऊपर पट्टी बांधना ज़रूरी है जिससे वो इसी पोजीशन पे रहे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बैंडेज लगा दोगे तो फिर डर है कि वो वापस अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा। तो वो अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो, इसके लिए एक ऐसा प्लास्टर चाहिए जो अपनी जगह पर एकदम हार्ड एंड स्टिफ रहे। तो उस लोकल बैंडेज, जो कि हल्का बैंडेज होता है, उसके ऊपर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पेस्ट बना करके, है ना, गरम गरम पानी में इसको डालते हैं, पेस्ट बनता है, उस पेस्ट को उसके ऊपर लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो जाता है, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं कैंची से बाद में काटने के लिए, हाँ, बाकी उसका मैक्सिमम हिस्सा कवर कर दिया जाता है, तो वो बिल्कुल पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। तो ये मेडिसिनल प्लास्टर या ऑर्थोपेडिक प्लास्टर लगाने के लिए काम में आता है, ब्रोकन बोन्स को जोड़ने के लिए काम में आता है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक मोल्ड्स ऑफ स्टैचूज़, टॉयज़। आपने POP की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई स्टैचूज़ देखी होंगी, हाँ, हमारे गणेश चतुर्थी पे बहुत सारी गणेश जी की स्टैचूज़ बनती हैं, छोटी बड़ी POP की होती हैं, अंदर से एकदम खोखला होता है, आपने देखा होगा। बड़े बड़े स्टेजेस पे आप देखो कि बहुत बड़े स्टैचूज़ लगते हैं, पीछे से खोखले होते हैं या कुछ बना देते हैं वो ऐसा। एक मैरिज गार्डन्स में आपने देखा होगा, स्टेज के ऊपर बड़े डेकोरेटिव स्टेजेस जो बनते हैं, जो दूल्हा दुल्हन के पीछे नहीं होता बैकग्राउंड, बड़ा कोई महल बना दिया, बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगा दी हुई है किसी ने,
पीछे जाके देखो, अंदर से खोखला है। हाँ, वो मोल्ड के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से पीओपी यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक ख़ास बात ये भी है, क्योंकि इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये भी ध्यान रखें, हम फॉल सीलिंग भी यूज़ करते हैं। इसके लिए फॉल सीलिंग जो है वो थोड़ी सी एक्चुअल सीलिंग से थोड़ा सा नीचे लगाई जाती है, ब्यूटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, अच्छी लगती है, मतलब उसके पीछे लाइट्स लगाई जा सकती है जिसकी वजह से सुंदर लगता है। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आग नहीं लगती। हाँ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में स्टोरी भी यही है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पेरिस में ही बना या पेरिस में ही सबसे पहले यूज़ किया गया। एक्चुअली यूज़ तो इसको बहुत पहले से किया जाता था, है ना। मेरे ख्याल से उसको इजिप्ट में भी और रोमन लोग भी इसको यूज़ किया करते थे। लेकिन एक बार 1666 में लंदन में आग लग गई और बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत सारे घर। पहले क्या होता था, वुडन स्ट्रक्चर बहुत बनते थे, लकड़ी के घर या घर जो कि अच्छे खासे घर जो हैं, जो कि आपके सीमेंट स्ट्रक्चर से बने हैं, उनमें भी वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो लंदन में एक हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ी एक फायर इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा, शॉप्स को नुकसान पहुंचा, और वहाँ पे क्योंकि वुड यूज़ किया हुआ था तो बड़ा डिवास्टेटिंग कंडीशन हो गई, बड़ा नुकसान हुआ। तो जो किंग ऑफ पेरिस थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ भी, क्योंकि पेरिस में भी मतलब फ्रांस में भी बहुत सारे लकड़ी के मकान थे, तो उन्होंने कहा जितने भी लकड़ी के मकान हैं उनके ऊपर लकड़ी की जो सरफेस है उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसे पहले भी यूज़ किया जाता था। तो उसके बाद से उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, लोग बाग एक्सटेंसिवली पेरिस में ऐसा करने लग गए कि उसको अपनी वुड के ऊपर, वुडन हाउसेस के ऊपर लगाने लग गए। तो इसके बाद जो एक्सट्रैक्शन पेरिस के आसपास, क्योंकि बहुत जिप्सम था तो उसका एक्सट्रैक्शन एकदम बढ़ गया, और फिर पेरिस जो है वो एक सेंटर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिप्सम एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया ग्रेजुअली। तो इस वजह से उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से, मतलब 18th सेंचुरी के बाद से कहा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से उसको जाना जाने लगा, और आज तक हम उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी नाम से ही जानते हैं। तो आपको बात ये समझ में आ गई कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जिप्सम को कंट्रोल्ड हीट देने से जब पार्शियली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर इसको ये कंट्रोल्ड हीट ना दें, तो अगर अनकंट्रोल्ड हीट दे दें, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस का कोई लिमिटेशन ना हो, तो क्या होगा, तो फिर ये पूरा का पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा और बचेगा केवल CaSO4, जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप ध्यान से सुने, नोट कर लें। हाँ, और आपके टेस्ट में भी ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये सब 3 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर कंट्रोल्ड हीट ना दी जाए तो कंप्लीट रिमूवल ऑफ, नॉट पार्शियल रिमूवल, कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और डेड बर्न्ड प्लास्टर बनेगा जो किसी काम का नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है कि व्हाट विल हैपन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव कंट्रोल्ड हीट टू जिप्सम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिकॉज वी वांट टू पार्शियली रिमूव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वी डोंट वांट टू रिमूव इट कंप्लीटली। अगर आप कंप्लीट रिमूवल कर दोगे तो डेड बर्न्ड प्लास्टर बनेगा जो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आती है। एक और क्वेश्चन जो इसके साथ एसोसिएटेड है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है वो फिर से हार्ड हो जाता है, जिप्सम जैसा बन जाता है। देखें कि है ना, अपन इनका वीडियो की भी तो बात कर रहे हैं, अपन अपनी अपनी बात करते जा रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैसे कैसे काम में आता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स पे प्लास्टर करने के लिए काम में आता है। ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं यही सब बातें कंस्ट्रक्शन में कैसे कैसे काम में आता है हमने बात की, स्टैचूज़ बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है ना, वी बाय दिस टाइम वी नो इट। हाँ, इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलते हैं। हेमी मतलब हाफ होता है, ये बात हमें पता है। अब यदि
इसको वाटर में मिलाते हैं तो होता क्या है, वो रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, कि जब आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ में ऐड किया तो वो इस तरह से फिर से जिप्सम बना देगा, फिर से हार्ड हो जाएगा। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इस जिप्सम से आप वापस पीओपी नहीं बना सकते, है ना। ये अब जिस फॉर्म में आ गया है, जिस शेप में आ गया है, अब आप वापस इसको ब्रेक करके जिप्सम की तरह से इंडस्ट्रियली यूज़ नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि क्या आता है कि ये जो है हमारा 1.5 H2O जैसा कि हम इसमें दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये बात समझने की है कि जब भी वाटर के कांटेक्ट में ये आता है हमारा पीओपी, तो ये हार्ड हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन क्या आता है कि वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज पैक्ड इन स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं इसके। अच्छा, छोटे पैकेट ही बनाए जाते हैं ऐसा नहीं है, पैकेट बड़े भी बनते हैं, ह्यूज पैकेट्स भी बनते हैं, लेकिन वो कम बनते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे कि पीओपी के छोटे पैकेट्स दुकानों में बिक रहे हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही काम आए, इंटीरियर बनाने के लिए काम आए। ये तो कई लोग, आप लोग अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, बहुत चीज़ों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होने लगा है आजकल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि समझो एक आपके पास में बहुत बड़ा पैकेट आपने बना दिया, उसका एक बोरा भर दिया आपने पीओपी का और उसको सील कर दिया, और आपको चाहिए, समझो ये 1 kg है, आपको चाहिए मुश्किल से 100 ग्राम ऑफ पीओपी, दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट। आप इसको खोलोगे और इसमें से 100 ग्राम निकाल दोगे, 900 ग्राम इसके अंदर बचेगा, और उस 900 ग्राम को आप अगर खुला छोड़ दोगे या उसको बांध भी दोगे तो भी हवा एक बार जब अंदर चली गई तो कुछ मॉइस्चर भी उसमें चला जाएगा, एंड व्हेन it will come in contact even with little bit of moisture, ये हार्ड हो जाएगा और फिर आप इसका कोई काम नहीं ले सकते, फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको उस जैसे आप सीमेंट को पैकेट में पैक करके छोड़ देते हो, उस तरह से आप इसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसके पैकेट ही छोटे छोटे बनाते हैं। हाँ, एक एग्जांपल दिया मैंने, 100 ग्राम, आपको 100 ग्राम की ही ज़रूरत पड़े ऐसा नहीं, ज़्यादा की भी पड़ सकती है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि अगर छोटे छोटे पैकेट, अगर आपको मान लो 100 ग्राम का पैकेट मिल जाता तो फिर आप 100 ग्राम का पैकेट ही खरीदते, आपको इतने सारे को एक साथ खरीदने का पैसा भी नहीं देना पड़ता, और साथ के साथ में आपका वेस्टेज नहीं होता आफ्टर द यूज़ ऑफ इट। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बेसिकली कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के पार्शियल रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बना है, अपॉन कंट्रोल हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, एंड इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू बिकम हार्ड व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इंस्टेंटेनियसली। क्लियर है ये बात? तो अगर ये बात क्लियर है तो हम एक बार अपनी बुक में भी देख लें क्या क्या लिखा हुआ है। हमारी बुक में दोनों से एसोसिएटेड बातें, एक तो आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, कॉपर सल्फेट का वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है जो हमने देखा था। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई contain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white, है ना। ये बात हमने थोड़ी देर पहले सीखी है। इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल पे फिर से पानी डाल दें अगेन विद वाटर, यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर्स। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of sodium carbonate .10H2O is weight. One other salt which
Processes water of crystallization is gypsum. It has two water of crystallization, two molecules has water of crystallization. It has the formula CaSO4.2H2O. Let us look into the use of this salt, है ना. तो POP की बात आई यहाँ से. प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin, that is 100 degree Celsius, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate dot half H2O. This is called plaster of Paris. ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं. The substance which doctors used as plaster for supporting fractured bones in the right position. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water it changes to gypsum once again, giving a hard solid mass. So this is what it happens when it is added to water. Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half a water molecule? We have already discussed. It is written in this form because two formula unit of calcium sulfate share one molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration, and for making surfaces smooth. हाँ, जो आप कह रहे थे कि दीवारों पर सीमेंट के ऊपर हम पीओपी कर सकते हैं सो दैट वी कैन कलर देम. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. हाँ, पीओपी क्यों बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, ये बात आपको हिस्ट्री से पता चल गई है. तो विद दिस चैप्टर इज ओवर. हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? वी कॉल इट ब्लीचिंग पाउडर. दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर. नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर लाने के लिए क्लोरीन को किस पे ट्रीट किया, किस पे पास करते हैं हम? दैट इज ड्राई स्लेट लाइम, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट .10H2O या वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है. What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, NaHCO3 को जब आप हीट करते हो तो Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट. याद है आपको, इसको हम सोडा ऐश बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है. राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन पीओपी एंड वाटर. यही रिएक्शन जो हमने अभी अभी ऊपर देखी है, हाँ, ये वाली, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है. So in-text questions are very simple. Quickly, just revise this chapter. Acid-base indicators are dyes or mixtures of dyes which are used to indicate the presence of acids and bases. Acidic nature of a substance is due to the formation of H plus aqueous ions. इसको हम हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं. Formation of OH minus aqueous ions in solution is responsible for the basic nature of a substance. When an acid reacts with a metal, hydrogen gas is evolved and a corresponding salt is formed. When a base reacts with a metal, along with the evolution of hydrogen gas, a salt is formed which has a negative ion composed of metal and oxygen. When an acid reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives the corresponding salt, carbon dioxide gas and water. Acidic and basic solutions in water conduct electricity because they produce hydrogen and hydroxide ions respectively. The strength of an acid of an alkali of an acid or an alkali can be tested by using a scale called the pH scale 0 to 14, which gives the measure of hydrogen ion concentration in a solution. तो pH स्केल जो है वो हमको मेज़र ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देता है. बात ध्यान रखें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर कम है तो एसिडिक है, अगर ज़्यादा है 7 से ऊपर pH है तो बेसिक है. A neutral solution has a pH of exactly 7 while an acidic solution has a pH less than 7 and a basic solution a pH more than 7. Living beings carry out their metabolic activities within an optimal pH range. हमने कहा था हमारे ब्लड का pH जो है वो 7.4 है, तो हमारा ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन है.
Mixing concentrated acids or bases with water is a highly exothermic process. That is why we dilute acids in a specific manner. We put acid drop by drop in a large quantity of water while continuous stirring so that the acid and water mixture may not splash over us. Then acids and bases neutralize each other to form corresponding salt and water. Water of crystallization is the fixed number of water molecules chemically attached to each formula unit of a salt in its crystalline form. Salts have various uses in everyday life and in industries. वो सब uses आप पढ़ चुके हो. तो चैप्टर एंड एक्सरसाइज देखो और सारे आंसर्स आपको इनके मिल जाएंगे. छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको याद दिलाता हूँ जो हमने डिस्कस की थी लेकिन बुक में लिखी हुई नहीं थी. जैसे ये लिखा है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? हाँ, क्या कर रहा है वो? टू डिले कर्डलिंग ही इज एक्चुअली एलिवेटिंग द पीएच टू अराउंड 9 by adding baking soda, sodium bicarbonate. Why does this milk take a long time to set as curd? Because the pH is higher now. The acids and the acidic pH will take some time to get established. Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container. Why? Because as soon as it comes in contact with moisture, it gets hardened. What is a neutralization reaction that you know? Give two examples. Give two important uses of washing soda and baking soda. ये सारी डिस्कशन हो गई है हमारी. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? HCl, because HCl is a stronger acid. It gets completely ionized quickly in a solution as compared to acetic acid. Acetic acid is a weak acid. 5 solutions A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? Neutral is 7 वाला कौन है? जो भी है D है. तो D is neutral, strongly alkaline. 11 वाला सबसे ज़्यादा alkaline है इसमें, तो strongly alkaline में C. स्ट्रांगली एसिडिक में 1 वाला यानी B, वीकली एसिडिक में 4 वाला यानी A और वीकली एल्कलाइन में 9 वाला यानी D. अब आप देख सकते हो कि कौन सा आपने एसिड या बेस किस कैटेगरी में पढ़ा है. Why do acids not show acidic behavior in absence of water? Because in absence of water ionization is not possible. So acids do not have hydronium ions, and without hydronium ions they cannot show their acidic properties. We have already discussed that hydronium ion or hydrogen ions are responsible for acidic properties of acids. Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? Rainwater is slightly mixed with impurities, so slightly acidic और मे बी स्लाइटली बेसिक समटाइम्स ऑल्सो, बट जनरली रेन वाटर जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है. तो इस वजह से उसमें आयंस होते हैं. डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर H2O, सो इट डज नॉट हैव आयंस इन इट. कंपाउंड सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट categorized as acids because they have hydrogen ions, but they have hydrogen atoms, but they do not release hydrogen ions in their aqueous solutions. That is why they cannot show acidic properties, so they are not acids. एक्टिविटी बताना है जो हमने शुरू में पढ़ी थी कि 3 कंटेनर्स, 3 वोल्टामीटर्स लेकर के, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लेकर के उसमें रिस्पेक्टिवली सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन बना करके डाल दिए और देखा बल्ब लगा रखा है सर्किट के साथ में. हम देखते हैं कि केवल एसिड वाले कंटेनर में बल्ब जलता है, बाकी दोनों में बल्ब नहीं जलता है. Write word equations and then balance equations for the reactions taking place when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. Zinc plus H2SO4.
Dilute hydrochloric acid reacts with magnesium ribbon. Dilute sulfuric acid reacts with aluminium powder. Dilute hydrochloric acid reacts with iron filings. क्वेश्चन नंबर 5, आप चारों रिएक्शंस बैलेंस करके लिख करके भेजोगे मुझे व्हाट्सएप पे. आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस टुडे. Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? Indigestion जो कि हमारी एसिडिटी वाली बात थी, वहाँ पे हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं, तो C would be the answer. फिर देखें कि 10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of hydrochloric acid. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be, that would be, अगर वो पहले 10 ml जो था वो 8 ml of HCl से हो गया था न्यूट्रलाइज, तो अभी आपने NaOH डबल कर दिया है तो उसे भी डबल कर दो, 16 ml से हो जाएगा. अच्छा देखें, और द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स. ये अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. लाइम वाटर को मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ये बात आपको अब तक याद हो गई होगी. द सॉल्यूशन कंटेन्स, अब सॉल्यूशन जो है बेसिकली देखो क्या है कि क्रश्ड एग शेल्स आर एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. हाँ, उसकी रिएक्शन आपने किसी सॉल्यूशन से की है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो डेफिनेटली वो एक एसिड है. और वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है ना. कैल्शियम मतलब जो गैस निकलती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है. तो मतलब आपका जो भी एसिड है, हाँ, ये एसिड जो है इसके साथ में रिएक्शन हो रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा. जैसे कि आप कह रहे हो कि द सॉल्यूशन कंटेन्स, अभी सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल, तो वो क्या हो सकता है? क्या वो NaCl या LiCl या KCl हो सकता है? ये तीनों तो सॉल्ट्स हैं. HCl इज़ द ओनली एसिड, तो ये एसिड HCl ही हो सकता है, तो B वुड बी द आंसर. मतलब आपको यहाँ पे ये नॉलेज होना चाहिए कि क्रश्ड एग शेल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट हैं. कई बार हमें ये नहीं पता होता है, ये तो पता होता है कि एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि क्रश्ड एग शेल्स क्यों लिखा है. ठीक है. सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, द pH इज लाइकली टू बी. अब वो pH जो है वो 7 से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे केवल 10 अकेला ऐसा है जिसका pH 7 से ऊपर है. चलो, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया. मैं आपको आज इसके नोट्स भेज दूंगा. आप अपने नोट्स, आई होप आप भी लिखते हो, तो आप उस नोट्स का प्रिंट आउट ले करके और उसमें ऐड करके उसको कंसोलिडेट कर लो, अपने मुताबिक उसको बना लो. ठीक है. तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. बाकी नए चैप्टर में बात करेंगे कल की क्लास से. थैंक यू सो मच.